अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान, मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज बड़ी मिली जुली खबरें। वैसे तो जी देखें, अगर साल 2021 का दूसरा महीना आज शुरू हो चुका है, फरवरी से भी बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। कई लोग इसको खूबसूरती का, मोहब्बत का, अच्छी चीज़ों का महीना भी मानते हैं, और क्यों ना हो, आफ्टर ऑल इसमें मेरी बर्थडे भी आती है। बट द मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आज हमारे पास जो खबरें हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको ये नज़र आएगा कि हमारी कंसर्न्स काफ़ी वैलिड हैं। सबसे पहले जी शुरुआत करते हैं इस बदलती दुनिया पे। कोविड-19 के बाद हमने देखा कि इस वक्त सबसे बड़ी बहस ये है कि क्या हमें वैक्सीनेशन की रसाई मैसर है या नहीं। हर मुल्क का यही मसला है कि हमारी आवाम के लिए, उनकी सेहत और अफजाइश के लिए, उनकी वेलबींग के लिए हमें सबसे पहले वैक्सीनेशन को सिक्योर करना है और उसको रोल आउट करना है। खुशखबरी ये है कि जो चमगोइयाँ हो रही थी, शशोपंज में हम मुब्तला थे कि क्या हमारी हुकूमत ने ये डिसीजंस लिए हैं या नहीं लिए, तो हम देख सकते हैं कि ये डिसीजंस हो गए हैं। बल्कि कहा जा रहा है कि पहली जो खेप है वैक्सीन की वो आज पहुंचेगी पाकिस्तान, एंड देन द रोल आउट विल बिगिन। इस पर भी बात करनी है, लेकिन वैक्सीन जिस आसानी से दुनिया में उसकी आमदोरफ्त है, हो सकता है सिर्फ और सिर्फ उसमें कदगन यही है कि आपके पास वसाइल हैं या नहीं, आपको मिल रही है या नहीं, लेकिन उसके आने जाने पर इसके अलावा पाबंदी नहीं है, इंसानों पे पाबंदी है। और उसकी वजह से हम देख सकते हैं कि थिंग्स आर चेंजिंग रियली फास्ट। पाकिस्तान के हुकाम ने भी NCOC के कहने पे 6 ऐसे ममालिक हैं जिनकी तरफ से फ्लाइटों की बंदिश लगाई, यानी वहां से पैसेंजर्स अब पाकिस्तान नहीं आ सकते। इसके अलावा मुख्तलिफ ममालिक मुख्तलिफ किस्म के इक़दाम कर रहे हैं। अगर आपका कोई जानने वाला रिश्तेदार ऑस्ट्रेलिया में है तो आपको बताते चलें कि वहां आमदोरफ्त की तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स बंद हैं। इक्का दुक्का फ्लाइट्स चलती हैं, जिसमें भी सबसे बड़ा मसला लोगों को ये आ रहा है कि अगर आप पाकिस्तान से जा रहे हैं तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट लेनी पड़ती है, और हर फ्लाइट को बोर्ड करने से पहले आपके सामने सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा अहम मसला है कि आपका कोविड टेस्ट 24 से 48 घंटे पुराना नहीं होना चाहिए। तो खुदा ना खासा अगर आपकी फ्लाइट मिस हो जाती है या वहां पे डिले होता है और आप अगली फ्लाइट का इंतजार करते हैं, तो अगर आपका कोविड-19 टेस्ट पुराना हो गया तो उस या वो उस टाइम लिमिट से निकल गया, तो फिर आप उस फ्लाइट को बोर्ड नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ आपको बताते चलें कि इसके हवाले से सख्त तरीन कवानीन लागू किए गए हैं। पहले कनाडा में जो कोविड-19 का टेस्ट था वो फ्री ऑफ चार्ज होता था, जिसकी वजह से लोग जो ट्रैवल करना चाहते थे वो किसी हालत में रुक नहीं रहे थे। अब मजीद उनको डी इंसेंटिवाइज करने के लिए देखा यह गया है कि कोविड टेस्ट 200 कनेडियन डॉलर का हो गया है, जो कि करवाना जरूरी है अगर आप वहां से जाना चाहते हैं। दूसरा ये कि अगर आप मुल्क से बाहर जाएंगे तो वापस आने पर आपको लाजमी तौर पर 2000 कनेडियन डॉलर्स दे के 14 दिन का क्वारंटीन होटल में करना है। फ्रांस ने भी इस वक्त अपनी एयर स्पेस पे पाबंदी लगाई है। इंटरनेशनली उसकी फ्लाइट्स आना जाना बंद हो गई हैं, और सिर्फ और सिर्फ जर्मनी की अगर हम बात करें तो उन्होंने भी कहा है कि सिर्फ और सिर्फ EU से, यानी जो मौजूदा EU है विदाउट UK, उससे ही लोग आ जा सकेंगे। इसके अलावा आपकी तवज्जो इस तरफ भी दिलाएं कि अफ्रीका में सबसे ज्यादा इस वक्त मोर्टालिटी रेट हाई हो गया है कोविड की तरफ से, और वहां पे अभी भी कोविड-19 की वैक्सीन के हवाले से कोई स्ट्रैटेजी सामने नहीं आ रही है। भारत की बात करें तो वहां पे भी बढ़ते हुए नंबर्स को देखते हुए 28 फरवरी तक इंटरनेशनल फ्लाइट्स पे, इंटरनेशनल पैसेंजर्स पे पाबंदी है। तो ये जी दुनिया बदल रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं सईद, आप जर्नलिस्ट हैं, एनालिस्ट हैं, आपसे जानते हैं कि सूरत हाल जिस तेजी से तब्दील हो रही है, 2021 की दुनिया कैसी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सईद साहब, बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। फॉरेन ऑफिस, डिप्लोमेसी, यानी इस वक्त कोई एक ऐसी सूरत हाल है, अगर न्यूज आती है कि कोई नया स्ट्रेन है, मिसाल के तौर पे ब्राजील की बात करें, UK की बात करें, तो दुनिया की सबसे पावरफुल तरीन इकोनॉमीज और सबसे मजबूत तरीन, अहम तरीन माने जाने वाला पासपोर्ट भी आपकी मदद नहीं कर सकता, और लोग अपने घरों तक, अपने शहरों तक महसूर होकर रह गए। किस तरह देख रहे हैं इस बदलती दुनिया को? देखिए, एक तो जिन मुल्कों का आपने नाम लिया वो सबसे ज्यादा अफेक्टेड हुए हैं, और अगर आप पॉलिटिकल टर्माइल भी देखें तो वहाँ ज्यादा हुआ है जी। और बेरोजगारी जो है, अमेरिका में भी जो ऑन रिकॉर्ड बेरोजगारी है वो 4-5 करोड़ लोग हुए हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में लोग हिट हुए हैं। मगर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, वो दिलचस्प बात यह है कि यहाँ पर एक जो अभी ऑक्सफैम के फिगर्स आए हैं, एक तरफ तो लोग जो हैं वो बुरी तरह हिट हुए हैं इकोनॉमिकली, और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो अमेरिका का तबका इशराफिया है उसकी दौलत में 11 ट्रिलियन डॉलर का इजाफा हुआ है जी। तो कोविड-19 वाज नॉट बैड फॉर द रूलिंग एलीट, और इवन इंडिया में अगर आप देखें तो जो टॉप के लोग थे उनकी दौलत में 35% इजाफा किया है कोविड-19 ने, जब
के एट द सेम टाइम 84% ऑफ द फैमिलीज जो है उनका मेयार जिंदगी और गिरा है। तो इसमें भी एक जो है अब आप एक अनरेस्ट देख रही हैं पूरी दुनिया में। दूसरी बात आपने की कोविड की वैक्सीन की, हमने एक जगह पे इसे मिस हैंडल किया, क्योंकि मेरी बात जो हुई जो पाकिस्तान के साबका चीफ ड्रग इंस्पेक्टर हैं जनाब डॉक्टर उबैद अली, तो वो ये कह रहे थे कि हम इसे यहां बना सकते थे। वैक्सीन के यानी इजाद हो जाने के बाद अगला प्रोसेस इतना महंगा नहीं था, और उनके मुताबिक ये फिगर मैंने अपने शो में भी कोट की, आप 34 करोड़ में एक प्लांट बना सकते हैं, क्योंकि फिर आपने सिर्फ उसको डाइल्यूट करके तो वायल्स में डालना होता है। तो यहाँ पे क्योंकि इंपोर्ट करना बड़ा जरूरी समझा जाता है, और आप जानती होंगी यकीनन कि क्यों ऐसा है। तो सर लेकिन हमारी स्ट्रेंथ तो रही नहीं है ना। अगर हम बात ये वाली करें, ममालिक जैसे चाइना है, रशिया है, इंडिया है, उनकी एक्सपर्टीज रही है फार्मास्यूटिकल्स में। वो वैक्सीनेशन सिर्फ कोविड ही नहीं बल्कि बहुत सारी वैक्सीन, हमारे यहाँ तो बच्चों को अगर पोलियो के कतरे भी पिलाए जाते हैं हमें वो इम्पोर्ट करना पड़ता है, हमारी तवज्जो ही नहीं रही है इस तरफ। लेकिन काजी साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि इस वक्त जो बदल रही है दुनिया, हम यूएई की अगर बात करें तो इट वॉज प्राइमरीली अ टूरिस्ट एंड अ सर्विस बेस्ड इकोनॉमी, और इस मॉडल के बारे में बड़ी बात की जाती थी। आज हमने देखा कि इतनी बड़ी तब्दीली आ गई है कि यूएई ने कहा है कि हम अपने कवानीन को बदल रहे हैं, और जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, स्पेशलाइज्ड फील्ड के लोग हैं, हम उनको शहरियत ऑफर करेंगे। ये बहुत बड़ी तब्दीली है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? हम बड़े अनचार्टेड वाटर्स में से हैं, और ये जो इकोनॉमिक मेलाइज है ना, जो इकोनॉमिक डिजीज आई है, पहली बात ये समझे कि रिसेशन वाज ऑलरेडी ऑन इट्स वे, तो इसको ट्रिगर कर दिया कोरोना ने और ज्यादा सख्ती से किया। अब ये जो माशी आर्जा है ये बिल्कुल कोरोना की तरह है। जिस तरह हम कोरोना के लिए वी वर कॉट अनअवेयर कि हमें पता ही नहीं था ये क्या बीमारी है और ये किस तरह का स्ट्रेन है, तो इसी तरीके से आज की जो मैशदान है वो बिल्कुल नहीं प्रिपेयर्ड थे इसके लिए। एक तो आपकी सप्लाई चेन टूटी, दूसरी तरफ से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो आपने ग्लोबलाइजेशन की थी कि आपकी एक प्रोडक्ट 3 मुल्कों में बनती थी। मिसाल के तौर पर एक टेलीफोन जो है वो फिनलैंड में अगर बन रहा है तो पैक हुआ है वो फ्रांस में हो रहा है और उसके पुर्जे, तो ये सप्लाई चेन टूट गई हैं, जिसकी वजह से अब वो ये कह रहे हैं कि क्या हम प्रोटेक्शनिज्म की तरफ जाएंगे या क्या मामला होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा सवाल उठ गया है वो ये है कि जो विक्टिम्स हैं इसके, वैसे तो हर घर में और हर आबादी में घुस गया है कोरोना, लेकिन इकोनॉमिकली अगर आप देखें तो एक खबर ये भी एक्सपैम ने दी, यानी रातों रात हमने देखा। सही साहब आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि जो बड़ी रेलेवेंट फील्ड्स थी, बड़ी अहम स्पेशलाइजेशंस थी, वो रातों रात खत्म हो गई। हम देख सकते हैं कि पूरी ट्रैवल इंडस्ट्री इस वक्त ठप पड़ी है, रेस्टोरेंट इंडस्ट्री ने इस वक्त हिट लिया है, फैशन इंडस्ट्री, टेक्सटाइल, गारमेंट्स की अगर बात करें तो लोग इनकी खरीदारी नहीं कर रहे। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसे आपने खुद कहा कि जो रूलिंग एलीट है, जो सरमायादार है, उनमें से कुछ तबकों के लिए तो बड़ा अच्छा हो गया है, उन्होंने अभी भी प्रॉफिट लिया है। फिर दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि दुनिया में मौके और अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगे ज्यादा स्पेशलाइज्ड लोगों के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हो, इंजीनियर्स हो। लेकिन एक आम आदमी जिसकी स्पेशलिटी कोई नहीं है, शायद वो नौकरी पेशा है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजेरियल काम करता है या माइक्रो एंटरप्रेन्योर है, उसके लिए आने वाले साल कैसे होंगे? देखिए, अगर आप यूनाइटेड नेशन का जो सेक्रेटरी जनरल है अंतोनियो गुटेरेस, उनका एक ट्वीट आया था, वो बड़ा रेलेवेंट और बड़ा इंटरेस्टिंग था। उसमें उन्होंने कहा था कि आपका जितना हेल्थ का सिस्टम आपने बनाया है वो टैटर्स में है, यानी मैं अगर उसका तर्जमा करूं तो कि वो ये कहते हैं कि ये बिल्कुल इस काबिल नहीं है कि इस तरह की पेंडेमिक या जो एक सोशल एक इस तरह की जो डिजीज का स्प्रेड है इसको हैंडल कर सके। एक तो पूरी दुनिया को ये रीथिंक करना पड़ेगा कि ये जो हेल्थ का सिस्टम था फॉर प्रॉफिट, ये बुरी तरह क्लैप्स हुआ, और क्लैप्स वहां हुआ है जहां पे दुनिया में $14,000 पर हेड अमेरिका खर्च करता था। अगर आप देखें ये और करता है, दुनिया का सबसे बड़ा हेल्थ का बजट है उसका, और दुनिया में सबसे ज्यादा हिट हुआ। अब उसके साथ 2.5-3 घंटे के फासले पर क्यूबा का हेल्थ सिस्टम था, वहां पे 300-350 बंदे मरे हैं 1.25 करोड़ में, जबकि 1 करोड़ में अमेरिका में जो एवरेज निकलती है वो 8,000 की निकलती है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जहां प्रिवेंटिव मेडिकेयर था, प्रिवेंटिव मेडिसिन थी, और जहां पे फॉर प्रॉफिट नहीं थी, क्योंकि ये सारा जो दुनिया का और जो मगरबी दुनिया का जो निजाम था फॉर प्रॉफिट, वो तो इस तरह की पेंडेमिक के लिए तैयार ही नहीं था। अगर आज
बिल्कुल सही कह रहे हैं सैयद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मामला गंभीर है, वक्त हमारे पास कम वक्त निकाला और बड़े अहम मौजूआत हैं कि कोविड ने जो हमारी जिंदगियों को, मईशत को, कारोबारी जिंदगी को मुतासर किया, तो अब आगे क्या होने वाला है। लेकिन जी जरा लेट्स टेक अ लुक क्लोजर टू होम, रीजन इस खित्ते की तरफ नजर डालते हैं जो एक इन्होंने इशारा किया कि अमीर और गरीब का फर्क बढ़ता चला जा रहा है। और बात सिर्फ कोविड-19 की नहीं है बल्कि एक्टिव पॉलिसी मेकिंग ऐसे हो रही है। कल मैं एक बयान सुन रही थी एक भारतीय किसान का, उन्होंने कहा कि जी जला के राख तो हमें पहले ही कर दिया था, अब ऐसा लग रहा है कि डंडा मार के देख रहे हैं कि उस राख में कुछ बची हुई जिंदगी, कोई हड्डी, कोई मांस तो नहीं बचा, ताकि उसको भी खत्म कर दिया जाए। सरापा एहतजाज है, इस वक्त नेक्स्ट फेज में दाखिल हो चुका है किसानों का एहतजाज भारत में। इस पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि द राइजिंग न्यू लीडर ऑफ फार्मर्स, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि इनको रातों रात एक बहुत बड़ी मेजोरिटी ने इनको एक्सेप्ट किया है एज ए लीडर, एंड इट इज डेफिनेटली इन द डेज टू कम ही इज वन पॉलिटिकल फिगर, ही इज वन लीडर टू टेक वॉच आउट फॉर। इनका नाम है जी राकेश टिकैत। इनके बारे में बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक, आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा आपको बताते हैं कि अगर आप भारत की पॉलिटिक्स, सियासत पे इंटरेस्ट रखते हैं और खुसूसी तौर पे इस खित्ते का अमन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो आज का ये प्रोग्राम, आज का ये सेगमेंट आपके लिए बड़ा अहम होगा। यू मस्ट नो हु राकेश टिकैत इज। राकेश टिकैत राइजिंग फार्मर्स लीडर हैं, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ही इज द नेक्स्ट बिग थिंग टू लुक आउट फॉर। हम देख सकते थे कि किसानों का एहतजाज दूसरे फेज में शामिल हो चुका है। इसने ओवरशैडो कर दिया इंडिया के रिपब्लिक डे को भी 26 जनवरी को। लेकिन उसके बाद देखने पे धावा बोलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि किसानों का ये एहतजाज किसी तरह से मस्मार किया जा सके और ये इनको, यानी वो मारने तक से भी गुरेज नहीं करेंगे। इनकी ये रोने वाली, वायरल होने वाली वीडियो जिसमें ये अपील कर रहे थे मुल्क भर से भारतीयों से कि वो आएं और किसानों का साथ दें, ये एक बड़ा, एक अहम इस वक्त मुद्दा बना हुआ है। अनलाइक दी अदर प्रोटेस्ट जो कि इंडिया में होती रही हैं, शाहीन बाग पे अगर बात करें मुसलमानों की, या फिर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज में जो प्रोटेस्ट होती रही थी CAA के खिलाफ, उसमें आप देख सकते हैं कि पॉलिटिकली ये काफी अकेले थे वो लोग, वो प्रोटेस्टर्स थे, सिविल सोसाइटी थी, या तो मुसलमान अपने हक के लिए एहतजाज कर रहे थे। लेकिन टिकैत साहब की वजह से पूरा गेम अब बदल गया है। इनिशियली जब ये किसान सामने आए एहतजाज करते हुए, क्योंकि इनमें से ज्यादातर सिख थे, तो इनको नाम दिया गया कि ये मुल्क दुश्मन अनासिर हैं, ये खालिस्तानी हैं। लेकिन ये कार्ड बीजेपी अच्छी तरह नहीं खेल पाए, क्योंकि राकेश टिकैत के आते ही हरियाणा के जो किसान हैं, जो कि ज्यादातर उनका, अगर आप मजहब की बात करें तो वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, उनका ये सवाल है कि हमें पहले जो जाट बिरादरी थी उनको मुसलमानों से लड़वाया गया, लेकिन अब वो गेम समझ चुके हैं और वो कहते हैं कि बीजेपी सिर्फ डिवाइड एंड रूल पे बिलीव करती है। राकेश टिकैत को इस वक्त सपोर्ट हासिल है कांग्रेस की भी, और आपको ये बताते चलें कि उनके वालिद महेंद्र टिकैत को 1980s में उन्होंने भी सीज किया था। 1980s में उन्होंने धावा बोल दिया था दिल्ली पर और घुटने टिका दिए थे उस वक्त की हुकूमत के। इनके अपने बैकग्राउंड के बारे में बात की जाए तो ये पुलिस कांस्टेबल रहे थे, 2 दफा इन्होंने इलेक्शन भी लड़ा, और पहले माना जाता था कि ये बीजेपी के बहुत करीबी हैं, लेकिन इस वक्त इनको कांग्रेस की सपोर्ट हासिल है। जाट, हरियाणा और तमाम ही फार्मर्स इनके पीछे खड़े हैं। देखना यह है कि गेम बदलता कैसे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिफाई तज्जियाकार हारिस नवाज साहब, ही जानते हैं कि सिचुएशन किस तरह बदल रही है। अस्सलाम वालेकुम ब्रिगेडियर साहब। वालेकुम अस्सलाम। ब्रिगेडियर साहब, कांग्रेस कूद पड़ी है और फार्मर्स को सपोर्ट कर रही है, फार्मर्स किसी तरह पीछे जाने को तैयार नहीं है। क्या हो रहा है इस वक्त भारत के सियासी मैदान में? देखें, इस वक्त भारत में भारतीय जनता पार्टी जो कि इंतहा पसंद हिंदू टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ, यारस के साथ चले हुए हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ हर बात में टर्मी और माइनॉरिटीज को वो नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, हिंदू सुपरमेसी दिखाना चाहते हैं। और जिस तरीके से ये एहतजाज चल रहा है और आप जिस तरीके से ये जोर पकड़ गया है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की अब बीजेपी इसको कंट्रोल कर सकेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस वक्त जो आपके सिख इनके फौज में है, जो लद्दाख में है, कश्मीर में है, तमाम ने वार्निंग दे दी है कि अगर पुलिस ने धावा बोला, सिखों के साथ जुल्म की जाती की,
तो हम सब रिजाइन कर देंगे और हम यहाँ के साथ खड़े हो जाएंगे। ये अब इंडिया को बहुत बड़ा धचका लगा इसके ऊपर, और इस पर ये परेशान भी है। एक्चुअली ये जो 8% जो बेनिफिट देना चाहते हैं, ये अंबानी फैमिली जो नरेंद्र मोदी को फंडिंग कर रही है, ये उनको बेनिफिट जा रहा है। और ये 1 लाख करोड़ है जो तकरीबन 2 साल का होगा, तो उनको ये देना चाहते हैं, जिसके ऊपर से ये सारी लड़ाई झगड़ा हो रहा है। और सेकंड है कि पूरे इंडिया को ये जो पंजाब के सिख किसान है, ये उनको फूड ग्रेन प्रोवाइड करते हैं। तो इस वक्त सिचुएशन बड़ी खराब हुई है। जो उन्होंने इस वक्त रिपब्लिक डे पे आपने देखा, और जो ट्रैक्टर से और जिस तरीके से इनके पुलिस के लोग और साहब, इसमें हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात आती है। बहुत अरसे तक बीजेपी ने यहाँ पे कार्ड खेलने की कोशिश की, खालिस्तानी कार्ड की, इनको कहा कि ये सिख मुल्क दुश्मन है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त जाट और हरियाणा बिरादरी के जो किसान सामने आए हैं और राकेश टिकैत में उनको एक लीडर भी मिल गया है, अब ये गेम कैसे बदलेगी? क्योंकि बार बार ये कहा जा रहा है कि जो एहतजाज है वो नए कवानीन के खिलाफ है, और कवानीन पे अगर हम नजर डालते हैं तो 85% इंडिया के, भारत के जो किसान हैं उनके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, और 70% के पास 2 एकड़ से कम जमीन है। तो इसका मतलब है कि ये तो इस वक्त हैव्स एंड हैव नॉट्स की बात है। यानी जो आम भारतीय फील करता है कि जी अशराफिया, एलीट, सरमायादारों के सरमाए तो बढ़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी हुकूमत ने हमें कुछ नहीं दिया, इस सेंटिमेंट को मोदी साहब जाहिर कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल। अभी से ये इस ट्रैप में खुद फंस चुका है, और ये बहुत ही ज्यादती है कि गरीब लोगों को और गरीब किया जा रहा है। और ये अंबानी फैमिली, जिस तरह की कुछ काउंटेड फैमिलीज हैं, उनको ये बेनिफिट दिया जा रहा है। और फिर मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी इस वक्त वो हरकत फंस चुका है कि अब ये अगर उसको वापस आता है तो इनको बहुत बड़ा धचका लगता है। नहीं आता तो अब जो जाट बिरादरी और तमाम सिख जितने अजीमन आए बोलते कि माइनॉरिटीज और मुसलमान भी अल्टीमेटली इनको सब मिलके इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। और अगर देखें, अगर सोवियत यूनियन 15 रियासतों के साथ इतनी बड़ी स्ट्रॉन्ग आर्मी के साथ वो टूट सकता है। अच्छा, बड़ी अचंभे की बात यहाँ पे ये नजर आती है ब्रिगेडियर साहब, इफ आई मे इंटरजेक्ट, कि आपको याद होगा कि जब कांग्रेस ने मोदी साहब को चाय वाला कहा था तो ये उनकी स्ट्रेंथ बन गई थी। उन्होंने इस कार्ड को प्ले किया कि हाँ भाई, मैं मेहनत कश तबके से ताल्लुक रखता हूँ, भारत एक ऐसी जमहूरियत है, डेमोक्रेसी है, जहाँ पे लोएस्ट तबके से भी इंसान उठकर हाईएस्ट ऑफिस का ख्वाब देख सकता है, और जमहूरियत की वजह से वो वहां पे पहुंच सकता है। लेकिन अब जो मेहनत कश आम गरीब भारतीय हैं, वो ये कह रहे हैं कि नहीं भी, हमारी तो कोई सुनवाई नहीं है। इस वक्त किसान से रापाए एहतजाज हैं। इसके अलावा अगर एथनिक माइनॉरिटीज, रिलीजियस माइनॉरिटीज की बात की जाए, मुसलमान, सिख अपने आप को गैर महफूज तहफ़्फ़ुज़ यानी महसूस कर रहे हैं। किस तरह को जाएगा ये मामला? मोदी साहब किस तरह अपनी सियासत को और अपने इक़्तिदार को कायम रख पाएंगे? देखिए, ये जो जिस पॉलिसी के तहत आया था, और इसको ये बड़ी जो बिजनेस कम्युनिटी फैमिलीज थी वो इसको लेकर आए थे, उसमें ये मिजरेबल फेल हो चुका है। और उसके बाद अपने आप, क्योंकि ये फेल हो गया इकोनॉमिकली, फिर इसके बाद इसने जो जो हरकतें की है कश्मीर में, फिर CAA, NRC की बात करें, डेली रॉयट देख लें, इवन क्रिश्चियंस को देख लें, और अब ये किसान मूवमेंट के खिलाफ जो चढ़ा हुआ है, तो ये तमाम चीजें हरकतें ऐसी कर रहा है कि ये अपने अवाम के टेंशन डाइवर्ट करना चाहता है। और इसीलिए ये कभी पाकिस्तान को थ्रेट करता है, कभी ये कहते हैं हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, कभी कहते हैं हम फ्लैग ऑपरेशन करेंगे, और फिर लाइन ऑफ कंट्रोल में फायरिंग करता है। दुनिया का टेंशन पाकिस्तान में इन्वॉल्व करने के लिए शो करता है। ग्लोबल टेररिज्म में ये फंस गया हुआ है, स्टेट टेररिज्म पाकिस्तान में ये कर रहा है, अफगानिस्तान के इंटरफेयर कर रहा है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तभी पाकिस्तान हर फोरम पे इस वक्त इजहार कर रहा है कि इतने बड़े पॉलिटिकल डेडलॉक से निकलने के लिए हो सकता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन एंड खास तौर पे मोदी सरकार एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करे, जिसमें एक दफा फिर पाकिस्तान को घसीटने की कोशिश की जाए। हम इसके लिए तैयार हैं, लेकिन इस वक्त जो मेहनत कश तबका है, खुसूसन जो किसान है, मेरे ख्याल में उनके साथ बहुत ज्यादती हो रही है, एंड देयर मस्ट बी अ सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। इसके साथ जी हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। विल बी राइट बैक। वेलकम
बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। अब इतने सारे इश्यूज हैं, कभी हम वैक्सीन की बात करते हैं, ट्रैवल से पहले 100 चीजें देखनी पड़ती हैं। आई थिंक हम ज्यादातर टाइम अपने जहन में इन्हीं थॉट्स में जॉगिंग करते हुए गुजार देते हैं। सो इन अदर वर्ड्स वी आर ऑलवेज ओवर थिंकिंग। ओवर थिंक करने का एक सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि यू स्टार्ट टू प्रोक्रेस्टिनेट, यानी आप जो काम करने के लिए हिम्मत अभी बंधाते ही हैं, कोई ना कोई सोच, कोई ना कोई बात आड़े आकर आपको कहती है कि ये डिले कर लो, कल देखते हैं, करते हैं। तो आज जरा जानते हैं कि ओवर थिंकिंग को हम अवॉइड कैसे कर सकते हैं। हाउ कैन वी कम बैक इन द मोमेंट एंड टेक द राइट डिसीजंस। हमारे साथ मौजूद हैं द राइट पर्सन फॉर दिस जॉब सो दैट ही कैन ब्रिंग अस टू दिस मोमेंट और हमें बता सकें कि किस तरह मे बी थ्रू आवर ब्रेथ, थ्रू योगा वी कैन डू दिस। हमारे साथ मौजूद हैं योगी वजाहत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? अल्लाह का बड़ा एहसान। हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि 2021 में पहली मुलाकात हो रही है आपसे। जी जनाब, बताइए जरा ओवर थिंकिंग का मर्ज जिसको लाहक है वो क्या कर सकता है? जिस तरह हमारे मुख्तलिफ ऑर्गन्स हैं, दिल है, लिवर है, उनको अपना काम करना है, उनसे हम रोक तो नहीं सकते। इसी तरह हमारा ब्रेन है, उसने काम करना है और सोचना है। अब मामला है कि कितना सोचना है। असल में इंसान बहुत से ऐसे मामलात हैं जिसकी वजह वो खुद होता है। ऐसा नहीं कि वो किसी को कहीं से वायरस लग गया और वो ज्यादा सोचने लगा। जब इंसान मुस्तकबिल के बारे में जरा थोड़ा सा वरी करने लगता है, ज्यादा जरूरत से ज्यादा परेशान होने लगता है, तो उसके अब सोच आते हैं। देखिए आपने वही कहा, हम कहीं जा रहे हैं तो हमें लगेगा पता नहीं कुछ हो ना जाए, हादसा ना हो जाए, ये ना हो जाए। हम ज्यादातर जब ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, आप देखिए माजी में नहीं, मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे होते हैं। अगर हम एक प्लान बना लें कि हम जा रहे हैं, हमने ये चीजें रख ली हैं, तो शायद नहीं होगा। देखिए इसके दो पहलू हैं, एक बायोलॉजिकल है, एक साइकोलॉजिकल है। साइकोलॉजिकल में फिर इसको आप जो है वो एक और एंगल से देखते हैं, जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर के हिसाब से देखते हैं, जिसको हम GAD कहते हैं। GAD का जो ट्रीटमेंट है वो तो एक साइकेट्रिक करेगा, लेकिन जब इसको बायोलॉजिकल इधर आ जाए, थोड़ा सा और इधर आ जाए, तो हम योगी इस पे काम करते हैं। 3 चीजें हैं इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। एक है ज्ञान मुद्रा, यानी जब भी आप रिलैक्स होना चाहें ये लगाइए। ये ब्रेन को भी एक डायरेक्शन में देता है, मेमोरी को अच्छा करता है, नींद बड़ी अच्छी आती है। तो ज्ञान मुद्रा लगाना चाहिए। इसके अलावा ऑल्टरनेट नोस्ट्रल ब्रीदिंग तो हर चीज में हम आते हैं, उसमें तो कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, इसके लिए जो मखसूस ब्रीदिंग होगी वो भरमारी होगी। भरमारी स्ट्रेस, डिप्रेशन, ओवर थिंकिंग, या ये कह लीजिए राइट ब्रेन लेफ्ट ब्रेन को सिंक्रोनाइज करने का नाम है। बहुत आसान है, आराम से। आप कई तरीके हैं उसके, लेकिन मैं सिंपल एक तरीका बता देता हूँ। आप कुछ भी ना करें तो आंखें बंद करके अपने अंदर ही एक विस्तृति बनानी है। अब इसके लिए हमने ये भी बंद किया हुआ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो इसकी बड़ी लंबी टेक्निक है। कान बंद कीजिए और कुछ भी नहीं आता तो बस एक अजीब सी ओमिंग करनी है, जैसे भंवरा होता है ना, इसीलिए इसको भरमारी कहते हैं। भंवरे की आवाज में एक खास फ्रीक्वेंसी है जो ब्रेन से उन स्ट्रेसेस को, उन वरीज को निकाल के डिलीट करती है, जिसकी वजह से हम ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग उमन वो लोग करते हैं जो मुस्तकबिल के बारे में कॉन्शियस नहीं होते, बहुत श्योर नहीं होते। तो बेहतर है कि जब हमको, लेकिन योगी साहब जैसे हम कहते हैं ना अक्सर कि पंजाबी में जैसे कहा जाता है, सोची पिया तो बंदा गया। इतना सोचते हैं कि फिर हम पैरालाइज हो जाते हैं। यानी अगर मिसाल के तौर पे सोच ये रहे हैं कि कारोबार करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इतना सोचा कि वो वक्त भी निकल गया, सरमाया भी खत्म हो गया, एंड द मोमेंट हैज पास्ड। मेरा आपसे बेसिक सवाल है कि अच्छा, ओवर थिंकिंग में मैंने ऑब्जर्व किया है कि ना सिर्फ फ्यूचर के बारे में लेकिन पास्ट के बारे में भी ओवर थिंक खवातीन अक्सर ये करती हैं। कोई लड़ाई हो जाए, उसके 15 घंटे के बाद सोचती हैं यार मुझे उस वक्त ये कहना चाहिए था। तो आप सिर्फ फ्यूचर नहीं, आप पास्ट के बारे में भी ओवर थिंक कर रहे होते हैं कि उस वक्त मुझे पछतावे जिसको हम कहते हैं। सवाल ये है कि इट इज ऑल आवर इमेजिनेशन। चाहे आप पास्ट को विजिट करें या आने वाले कल को विजिट करें, ये इमेजिनेशन में अपने फायदे के लिए क्यों, मैं अपने ख्यालों में भी मैं हीरोइन क्यों नहीं हूँ? यानी मुझे तो अपने लिए बेस्ट सोचना चाहिए ना कि भाई जब हम कह रहे हैं कि यहाँ से निकलते ही खुदा ना खासा कोई हादसा हो जाए, इसके बजाय आप ये क्यों नहीं सोचते कि कोई हसीन हादसा हो जाए, आपकी यकायक लॉटरी लग जाए, आपको कुछ बहुत अच्छी चीज मिल जाए। व्हाई आर वी नॉट यूजिंग आवर इमेजिनेशन फॉर आवर बेनिफिट? थोड़ी सी मैं बस तस्दीक कर दूं, जब हम माजी के बारे में दुखों का शिकार होते हैं तो ज्यादातर हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो थिंकिंग तो होती है, थिंकर्स होते हैं। थिंकर्स हमेशा मुस्तकबिल के बारे में सोचें। बहरहाल आपकी बात मैं मानता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं डिफरेंशिएट करता हूँ। देखिए ये होता है माजी, 2-3 फैक्टर हैं। आपका माहौल कैसा है, आप किन लोगों में बैठते हैं, आप क्या पढ़ते हैं। अभी आपने एक मुल्क के बारे में बताया, मैंने
मैं उम्र इतनी पॉलिटिकल वो नहीं देखता, लेकिन मुझे पता चला अच्छा वहां पे इतना मसला हो रहा है। अब कहीं से रोड डिग ये जो आपका है जमशेद रोड ये बंद है, तो मैं ये सब जो मेरे ध्यान में आएगा प्रोटेक्ट तो नहीं हो रहा, कोई मुजाहरा तो नहीं हो रहा, क्योंकि मैं ये सुन के जा रहा हूँ। सही, ठीक है। तो आमतौर पे माहौल को दुरुस्त करना, अपनी मालूमात को दुरुस्त करना, ये बहुत बड़ा फैक्टर है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर आप उन लोगों से मशवरा करने लगे जो साहिबुर राय हैं, तो शायद बहुत ज्यादा आपको मेहनत होगी। इसीलिए आज जब हम अपने वालिदैन से बात नहीं करते, अपने असातिज़ा से बात नहीं करते, अपने सीनियर से बात नहीं करते, तो हमें सोचना पड़ता है कि हमें क्या करना है। रियाज साहब, आपको नहीं लगता कि ओवर थिंकिंग वो लोग ज्यादा कर रहे होते हैं जो कोई गलती करने से या आने वाले पॉसिबल पछतावे से डरते हैं? अगर आप जिंदगी में ये सोच लें कि जी गलती हुई तो भी कोई बात नहीं, मिसाल के तौर पे जो मेरे पास है अगर वो छिन भी गया, अगर मुझसे कोई छूट भी गया, कोई मुझे छोड़ के चला, इन्हीं चीजों के बारे में हम ओवर थिंक करते हैं कि भाई आज हमारे पास नौकरी है, कल नहीं हुई तो क्या करेंगे, कल पैसे नहीं हुए तो क्या, कल सेहत नहीं हुई तो क्या करेंगे। बट इफ यू कैन ब्रिंग योर सेल्फ टू द पॉइंट कि नंबर 1 अपना कंट्रोल अल्लाह मियाँ के हाथ में दे दें कि भाई जहां आज तक उसने ख्याल रखा है तो कल भी कोई अच्छा रास्ता निकालेगा। यानी जब इंसान शायद समझता था कि उसने सारे रास्ते एग्जॉस्ट कर लिए हैं, तो कोई नया क्रिएटिव जो आपकी अक्ल आपकी दानिश में भी ना हो वो चीज आ जाती थी सामने। तो इट इज अबाउट गिविंग अप कंट्रोल। उसको हम रेजिस्ट क्यों करते हैं? मैं आपकी तायद करता हूं, जब इंसान तजर्बात से अपने आप को जान छुड़ाने लगता है तो फिर यही होता है। फिर वो कहीं रास्ता तो ढूंढना है ना, उसको जीना तो है। कोई जस्टिफिकेशन दे देनी वो फला की वजह से ऐसे हुआ, वरना मैं ये कर लेता। इसलिए नहीं करता क्योंकि इसमें रिश्वत बड़ी देनी पड़ती है। यानी आप देखिए, वो शख्स जो कारोबार नहीं कर रहा होगा वो आपको 101 वजूहात बता देगा कि मैं ये क्यों नहीं करता और इसमें क्या मुश्किलात हैं। भाई तुमने तो करके नहीं देखा। मेरे एक कजन को मैंने इसी तरह मशवरा दिया था, वो बहुत जबरदस्त था योगी साहब, उसने ना गोल्ड मेडल लिया और उसके बाद उसको गवर्नमेंट की 2-3 जॉब्स ऑफर हुई, जबरदस्त ओपनिंग्स थी। उस वक्त उसके बच्चे के जहन में था कि मैंने मुल्क से बाहर चले जाना है। उसको हम लाख कहते थे कि तुम जाओ, देखो कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। वो कहते नहीं, मैं तो वहां जाना नहीं, वहां पॉलिटिक्स। भाई तुमने कभी काम नहीं किया, तुम पहले क्यों सोच रहे हो कि पॉलिटिक्स? ये ओवर थिंकिंग, ये ओवर थिंकिंग है। एक कॉलर हमारे साथ है, उनकी आपके लिए सवाल सुन लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं कराची से अली बात कर रहा हूँ। जी अली, क्या कहेंगे? मेरा सवाल ये है कि मुझे जो है ना, मतलब जो एक दिन पहले की कहानी और 2 दिन पहले की कहानी जो भी मेरी जिंदगी में हुआ होता है, मुझे वो बहुत ज्यादा जो है मेरी सोचों में वो रहता है और इसकी वजह से मैं सो नहीं पाता, काम नहीं कर पाता। तो इसका हल बताएं कि इससे कैसे छुटकारा पाया जाए। मैं भुला नहीं पाता। जबरदस्त सवाल है, थैंक यू अली। अच्छा, अभी तक हमने जितनी बातें की ना वजाद साहब, तो हम ये कहते हैं ये होता क्यों है, क्या होता है। अगर इस टर्मोइल के बीच में कोई फंसा हुआ है जो कर रहा है ओवर थिंकिंग, वो अपनी थॉट्स को इंटरप्ट कैसे करे, यही अली का सवाल है। देखो सिस्टर, कुछ एरियाज होते हैं, जैसे कि मेरा एरिया है वो बायोलॉजिकल है और कुछ साइकोलॉजिकल है। ये सवाल क्योंकि उस एरिया में भी जा रहा है जो साइकोलॉजिकल है, तो उसको रहने दें। मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि जो आपने कर लिया अब वो दोबारा नहीं कर सकते। बेहतर है कि उससे सबक हासिल करके आइंदा जो करें वो बेहतर करें। तो माजी से सबक लें और मुस्तकबिल के बारे में पुरुम्मीद रहें। ये 2 फैक्टर अगर हम डेवलप करें तो हमारे लिए बेहतर। लेकिन जैसे आपने वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आज जरा बात करेंगे एक बहुत ही अहम पॉलिसी इशू के हवाले से। 2 हफ्ते से ये बात इस पे बहस हो रही है, सोशल मीडिया पे बहुत सारे स्टूडेंट्स इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन मामलात इतने सारे होते हैं कि शायद ये फोर फ्रंट पे उस तरह नहीं आ रहा। आपको बताते चलें कि MBBS और BDS की सीट्स को कम करने का जिक्र हो रहा था। 10 साल पहले इन सीट्स को बढ़ाया गया था, लेकिन इस वक्त मजमूई तौर पर कहा जा रहा है कि 283 सीट्स को कम किया जाएगा। ये हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की, जिसमें आप MBBS या फिर BDS यानी डेंटिस्ट्री या फिर डॉक्टर बनने के लिए अप्लाई करें। इसमें मजमूई तौर पे 283 सीट्स को अगर आप कम करते हैं तो इसका डिवीजन कुछ ऐसे बनता है कि 267 सीट्स इन MBBS और इसके अलावा 16 सीटें BDS में। कहना यह है कि इसमें जाहिर सी बात है जो आपके छोटे प्रोविंसेस हैं जहां ज्यादा कॉलेजेस ना हो वो भी इससे हिट हो रहे हैं, लेकिन कहा यह जा रहा है कि साउथ पंजाब के स्टूडेंट सबसे ज्यादा इससे मुतासर हुए हैं। एक ऐसा साल जिसमें हमने देखा कि दुनिया भर में इस वक्त एक इनवर्ड रिफ्लेक्शन हो रही है कि क्या उनका हेल्थ केयर सिस्टम पेंडेमिक्स के लिए, वायरसेस के लिए, इस तरह की सूरत हाल के लिए तैयार है भी या नहीं। वी शुड बी वर्किंग ऑन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर हेल्थ केयर, चाहे आप उसमें टेक्नीशियंस की बात करें, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेबोरेटरीज की बात करें, प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की बात करें, लेकिन उसका सबसे जो बेसिक नुक्ता है वो डॉक्टर्स का होना है।
इस वक्त जहां पे कहा जाता है कि पाकिस्तान की आबादी के हवाले से तमाम तर रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि आ नंबर ऑफ डॉक्टर्स इज वेरी लेस, हम आने वाले दिनों के डॉक्टर्स पर मजीद कदगन लगा रहे हैं। इसका जो डायरेक्ट असर होगा जी कि अगर गवर्नमेंट के जो MBBS प्रोग्राम्स हैं, BDS प्रोग्राम्स हैं, अगर उसमें सीट्स कम होती हैं, ऑलरेडी आप देखें कि हर साल पूरे पाकिस्तान से 10,000 से लेके 10,000 तो 10 साल पहले कहा जाता था, 10 साल के अंदर कैंडिडेट्स में इजाफा होकर जो लोग अपीयर करते हैं एग्जाम के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए, एडमिशंस के लिए अप्लाई करते हैं, उनकी तादाद हो गई है 80 लाख और 80,000 सॉरी। और इसके बावजूद कि ये नंबर इतना बड़ा है, सीट्स में तवातुर से कमी करना ये कहाँ का इंसाफ है। लेट्स फाइंड आउट कि व्हाट आर द बेसिक्स ऑफ इट, क्योंकि ये आज के पाकिस्तान और आने वाले पाकिस्तान दोनों पे असरअंदाज होगा। हमारे पास जो पैनल मौजूद है आपको उनसे इंट्रोड्यूस करते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर कैसर सज्जाद साहब, जो कि पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल हैं, डॉक्टर्स और हेल्थ केयर से रिलेटेड मसाइल को बहुत अच्छा समझते हैं, सीनियर डॉक्टर हैं। बहुत शुक्रिया कैसर साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हमारे साथ PTI की नुमाइंदगी कर रहे हैं शहजाद यूनुस साहब, जो कि आपने देखा कि ऑनलाइन एग्जाम्स के मामले में काफी फोरफ्रंट पे थे। उन्होंने जो असातिज़ा की और स्टूडेंट्स की जो आवाज थी वो बलाए कराम तक पहुंचाई और लोगों को इस तरफ मुतवज्जे किया कि स्टूडेंट्स इस वक्त डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम्स। तो ये मामले पे भी हम चाहेंगे कि वो जरूर अपनी राय दें। कैसर साहब, अगर गुफ्तगू का आगाज आपसे करूं, कोविड-19 की वजह से साल 2020 में हमने बदतरीन मुश्किलात को फेस किया। पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने डॉक्टर्स को, हेल्थ केयर सिस्टम को फ्रंट लाइन वॉरियर्स मानते हैं, लेकिन इस वक्त जो ये कहा जा रहा है कि सीट्स कम कर दी जाएंगी, इसका क्या असर पड़ेगा? इस पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सिद्रा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जैसे कि मैं पहले भी कहता रहा हूं कि हेल्थ और एजुकेशन प्रायोरिटी नहीं रही किसी भी हुकूमत की। अभी जो सूरत हाल है मेडिकल एजुकेशन की वो बहुत बुरी है और मैं देख रहा हूं कि जब से PMC बनी है उस वक्त से बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। फेडरल और प्रोविंशियल के दरमियान बहुत सारे अख्तलाफात भी हैं और यकीनन जो आपका बेसिक सवाल है कि डॉक्टर्स की बहुत कमी है पाकिस्तान के अंदर और क्वालिटी डॉक्टर्स की कमी है। ये मैं खास कर कह रहा हूं कि क्वालिटी डॉक्टर्स की कमी है क्योंकि प्रॉपर डॉक्टर्स की ट्रेनिंग और टीचिंग हमारे यहाँ एक सवालिया निशान है। इसके बावजूद जो डॉक्टर्स की जो एडमिशन के जो नंबर्स थे और खासकर सरकारी कॉलेजेस के अंदर अगर उनको कम कर देना, मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ी ज्यादती होगी आवाम के साथ, क्योंकि हमारा ज्यादातर जो तबका है मुतवसत तबका जो है वो ही मेडिकल कॉलेज के अंदर अच्छे नंबरों के साथ वो आता है और यकीनन डॉक्टर्स बनने की कोशिश करता है। लेकिन अगर वो कम हो जाते हैं तो फिर बच्चे सबसे बड़ी चीज कैसर साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो बहुत सारी हैं, लेकिन अगर आप प्योरली मेरिट की बेसिस पे बात करें, जो बच्चा या जो स्टूडेंट्स बेहतरीन मार्क्स लेता है उसके लिए आगे आसानियां होनी चाहिए। इसमें एक बड़ा अहम नुक्ता शहजाद मैं आपसे इस हवाले से पूछना चाहूंगी। सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी का PMC ने इनेकाद किया था और जिसपे भी जो बाकी सूबों के स्टूडेंट्स थे वो इस पे मेरे ख्याल में एहतजाज कर रहे थे। उस पर उनकी एक प्रोटेस्ट थी कि हम कम्पीट नहीं कर पाएंगे। दूसरी तरफ इसका कोटा भी मुख्तस किया जा रहा है, तो कोटा और सेंट्रलाइज एडमिशन पॉलिसी एग्जाम, इन दोनों चीजों को आप कैसे देख रहे हैं? देखें सिद्रा, जैसे आपको पता है कि PMC एक इंडिपेंडेंट बॉडी है पूरे पाकिस्तान की जो कि मेडिकल कॉलेजेस को हैंडल करती है। इसमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है और ना इनके पास इख्तियारात हैं। दूसरी बात जो है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स का जो इशू चल रहा है, थोड़ा सा एक बात करना चाहूंगा। जी, मैं शहजाद साहब ने बहुत अच्छा कहा है कि ये इंडिपेंडेंट बॉडी है। मैं इससे बिल्कुल डिसएग्री करता हूं कि PMC जो है उसमें जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट कर रहे हैं। कोई वहां पे इलेक्टेड बॉडी नहीं है PMC की। जब PMDC थी तो वो 1962 के कवानीन के मुताबिक वो इलेक्टेड बॉडी होती थी, लेकिन ये इंडिपेंडेंट बॉडी हम नहीं कहेंगे क्योंकि इसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो नॉमिनेट कर रहे हैं लोगों को। जब किसी को नॉमिनेट किया जाता है तो वो किसी की अंडर में काम करता है। तो
तो आप कह रही है इंटायरली इंडिपेंडेंट नहीं है। अच्छा, इसमें मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन कराती चलूँ कि अब हमें ज्वाइन कर लिया हमारे प्रोग्राम में डॉक्टर उमर सुल्तान ने। आप कंसल्टेंट फिजिशियन भी हैं, इसके अलावा यू आर ऑल्सो द चेयरमैन ऑफ द यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध। उमर, इसमें आप भी कुछ कहना चाह रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपने नुक्ता रेज किया है। अभी जो मेडिकल स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को और हेल्थ को जो मसाइल हैं, उसके पीछे जो सबसे बड़ा मसला है वो पीएमसी का है। इन्होंने पीएमडीसी डिसॉल्व करके पीएमसी एक एक्ट के जरिए इसको नाफिज किया गया और उसमें जो काउंसिल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो तमाम के तमाम लोग नॉमिनेट थे। आप ये देखें कि उनका जो वाइस प्रेसिडेंट है वो अली रजा एडवोकेट साहब हैं, जो कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एडवोकेट थे। इन्होंने गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सीट्स को कम किया, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस को इन्होंने फैसिलिटेट किया। दूसरे लफ्जों में फिर जो सेंट्रलाइज टेस्ट रखा, होना तो ये चाहिए था कि पहले ये यूनिफॉर्म करिकुलम अनाउंस करते तमाम सूबों के लिए, तमाम सूबों के वाइस चांसलर्स को ऑन बोर्ड लेते, फिर वो करिकुलम जो है वो काउंसिल अप्रूव करता और फिर ये टेस्ट कंडक्ट करते। इन्होंने एकदम सेंट्रलाइज टेस्ट कंडक्ट किया, जिसमें जो कोर्स था 18 to 20 एमसीक्यूज आउट ऑफ द सिलेबस थे। आपको पता है कि अगर एक एमसीक्यूज रॉन्ग या राइट हो तो वो मेरिट पे कितना अफेक्ट करता है। अच्छा, ये बार बार बात की जा रही है उमर, मुझे एक ब्रेक की तरफ बढ़ना पड़ेगा, लेकिन पहले इस एडमिशन प्लान को इतने एडहॉक तरीके से लेके आए। उससे पहले भी अगर हम चले जाएं, साल 2020 में जो बच्चे पाकिस्तान में कैम्ब्रिज ए लेवल्स के लिए अपेयर कर रहे थे, उनके साथ ज्यादती हुई, उनके नंबर्स के ऊपर एक बहुत बड़ा तनाजा खड़ा हुआ। और दूसरी तरफ हमारा लोकल सिस्टम यानी इंटरमीडिएट में पास होने वाले बच्चों को ना सिर्फ उनको एक तो प्रोग्रेसिवली प्रमोट कर दिया गया, बल्कि उनको ग्रेस मार्क्स 3% मजीद दिए गए, विच वॉज एन एडेड एडवांटेज फॉर देम। तो हम क्या कर रहे हैं अपनी हेल्थ केयर की पॉलिसी के लिए? ये बच्चे जिन्होंने आगे जाके डॉक्टर्स बनना है, मेडिकल ग्रेजुएट्स बनना है, हर कदम पे उनके लिए हर्डल्स हैं। तो क्या हम वाकई मेरिट को प्रमोट कर रहे हैं? व्हाट इज द ओवरऑल पॉलिसी? इस पे बात करेंगे। और अगर आपके घर में भी बच्चे हैं या ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ख्वाहिशमंद हैं डॉक्टर बनने के लिए, ये प्रोग्राम आपके लिए बहुत अहम है। बतौर शहरी पाकिस्तानी होने की हैसियत से आपके लिए ये मौजूद बहुत अहम होना चाहिए, क्योंकि कल को अगर हमारा कोई प्यारा बीमार पड़ता है, जब हम डॉक्टर्स की तलाश में बाहर निकलेंगे, दीज पॉलिसीज टुडे विल इम्पैक्ट आवर टुमारो। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। बर्निंग इश्यूज हैं इस वक्त हमारे सामने, क्योंकि आपने देखा कि मेडिकल के जो एडमिशंस, जो सेंट्रलाइज एडमिशंस यकायक हुए, उसके लिए हाई कोर्ट में गए लोग, सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहते थे, रिव्यू में पिटिशन चली जाती हैं और ये मामला इल्तिवा में पड़ा। इस दौरान ये टेस्ट हो गया, जो अपने आप में आप देख सकते हैं कि इसका कोई सिंगुलर करिकुलम नहीं था, तो कई स्टूडेंट्स के साथ ये ऑलरेडी ज्यादती हुई थी। उससे पहले के मामला मैं आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने गलती से, आपके माँ बाप ने आपकी मेहनत करके आपको ए लेवल्स करा दिया, तो आपके लिए ये कोई प्लस पॉइंट नहीं था, बल्कि इसने आपके लिए एडिशनल रुकावट क्रिएट की। अब आगे बढ़ते हैं जी। 1.5 लाख के करीब अगर पेरेंट्स इस कर्ब से गुजरे कि उनके बच्चों ने ये टेस्ट दिया, उसमें भी बहुत सारे सवालिया निशान थे। कोई ये पूछने वाला नहीं है कि पहले एक अपर लिमिट बनाई गई थी कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी से अगर आप मेडिकल की डिग्री करते हैं, MBBS करते हैं, तो उससे ज्यादा जो आपसे फीस वसूल की जाएगी वो 9.5 लाख होगी। इस वक्त हमें जो कई रिपोर्ट्स आ रही हैं कि प्राइवेट कॉलेजेस जो आपको MBBS की डिग्री कराते हैं, वो लगभग आपसे 17.5 लाख रुपए चार्ज करते हैं। हर पाकिस्तानी माँ बाप ये अफोर्ड नहीं कर सकते, और अगर आपका बच्चा मेरिटोरियस है, वो डॉक्टर बनने की काबिलियत रखता है, तो बजाय उसको सपोर्ट करने के इस वक्त के हमारे कवानीन, इस वक्त की हमारी पॉलिसी मेकिंग इनकी सीट्स को कम कर रही है और मजीद रुकावटें कर रही है। ये तमाम चीजें यहाँ पे रेज की गई हैं। शहजाद, व्हाट्स योर रिस्पॉन्स टू इट? लोग कह रहे हैं PMC को वो जो ऑटोनमस बॉडी के तौर पर आप बता रहे हैं वो नहीं है, और जो वो पॉलिसीज इस वक्त ले रही है वो आने वाले वक्तों के लिए हमारे फ्यूचर से खेल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? नॉमिनेशन या तो गवर्नर्स करते हैं या प्राइम मिनिस्टर करते हैं। मैं आइन पढ़ के आपको बता रहा हूं कि अगर ये आइन पढ़ ले मेरे दोस्त, तो फिर उसके ऊपर बहस एक लेता है। ये आइनी बहस है। कम टू द पॉइंट कि जो सबसे बड़ा सीटों का मसला था, उसमें पंजाब गवर्नमेंट ने जो PMC है उसको लेटर लिखा था कि पंजाब वो वाहिद सूबा है जिसमें तमाम सूबों के कोटा सिस्टम रखा गया है। तो उसके ऊपर मैं आपको एक खुशखबरी सुना रहा हूँ कि PMC ने जो
जो रिक्वेस्ट है वो पंजाब गवर्नमेंट की वो एक्सेप्ट कर लिया है और 283 सीटें जो कि कम की गई थी उनको बहाल कर दिया है, बल्कि 2 सीटें ज्यादा कर दी हैं, जिसमें एक सीट जो है वो मेडिकल को मिलेगी और एक डेंटल वालों को मिलेगी। तो कम टू द इंक्रीजिंग ऑफ सीट एक 350 सीटों की, जिसका लेटर मेरे पास मौजूद है, उसमें ब्रेक डाउन है मुख्तलिफ कॉलेजेस में किस किस कॉलेज में कितनी सीट्स हैं, काफी लंबा चौड़ा है। तो 350 सीटों की इंक्रीमेंट की रिक्वेस्ट पंजाब की तरफ से पीएमसी को जा चुकी है कि 350 सीटें स्टूडेंट्स की बढ़ाई जाएं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो अगर आप जो कह रही हैं कि हमारी आबादी बढ़ी है, जिस तरह के हमारे WHO की जो रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी कल, उसमें था कि 500 लोगों के लिए एक डॉक्टर होना जरूरी है, जबकि पाकिस्तान में जो 2500 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। तो जो अगर आप पिछली गवर्नमेंट्स ने इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी, तो हमने इसको हाईलाइट किया है, 350 सीटों की रिक्वेस्ट भी भेज दी है। जो पिछली सीटें इस साल कम की गई थी उनको बढ़ा दिया गया है। सर, लेकिन आप कैंडिडेट्स का नंबर भी तो देखें ना, सिर्फ पंजाब की अगर बात करूं, साल 2010 में 10,000 कैंडिडेट्स अपीयर किए थे, इस वक्त साल 2020 में 80,000 कैंडिडेट्स आ रहे हैं, तो सीटें तो उस तवातुर से नहीं बढ़ रही हैं। मैंने तो आपको बताया कि उस पे रिक्वेस्ट है। जहां तक आप ये देखें कि जो गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में 44 तकरीबन गवर्नमेंट के कॉलेज हैं और 74 जो है यूनिवर्सिटीज या वो कॉलेजेस प्राइवेट हैं, तो इसमें प्राइवेट का हिस्सा बहुत ज्यादा है। अच्छा, ये जो आपने पॉइंट वैसे रेज किया है, ये जो कोटा सिस्टम है, जिसके अंदर कहा जा रहा है कि, क्योंकि मैं मुख्तलिफ ट्रेंड्स देख रही हूँ सोशल मीडिया पे, लोग कह रहे हैं कि जी इंक्रीज द सीट्स फॉर GB स्टूडेंट्स, इंक्रीज द सीट्स फॉर बलोचिस्तान स्टूडेंट्स, KP के स्टूडेंट्स का क्या होगा। कैसे साहब, ये हम इतने तासुब, इतने ये इस डिवाइड में क्यों पड़ गए? कल परसों मैंने देखा कि सिंध में भी ये नोटिफिकेशन जारी हुई है कि 95% जो सिंध के कॉलेजेस में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनका ताल्लुक सिंध से ही होगा, 5% कोटा सिंध से बाहर से होगा। ये हम किस रेस में? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने कही है और ये मैं समझता हूं कि हमारे हुक्मरान को या पॉलिसी मेकर्स को ये समझना पड़ेगा कि ये जो ट्रैक हमने दे रहे हैं लोगों को और विदाउट कंसल्टेशन ऑफ दी, ये बात मैंने पहले भी कही है कि आप स्टेक होल्डर्स को और प्रोविंशियल को आप ऑन बोर्ड नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से सारे फैसले हो रहे हैं। अब शहजाद साहब ने अभी बहुत अच्छी बात बताई कि जी वो रिक्वेस्ट मान ली है जो 288 सीट्स खत्म किए थे, लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ ये है हमारी दरख्वास्त ये है कि क्या विजन है आपका कि आपने सीट क्यों कम किया और फिर आप वापस ले रहे हैं। तो अगर इस तरह से काम चलता रहेगा तो हमारे तकरीबन 8 महीने वो प्री मेडिकल के जो डॉक्टर्स की जो इनकी एंट्री टेस्ट हो चुका और इनका एडमिशन होना है, अभी तक हम कॉन्फ्लिक्ट में है। हमें अभी पता चला है कि जो पंजाब में सिंध की सीट्स होती थी कुछ, उसको भी खत्म कर दिया गया है। इसी तरह से दूसरे सूबे को, तो आप सूबों को आपस में कंफ्यूजन क्रिएट करके आपस में इख्तलाफात पैदा कर रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। सिमिलरली मैं एक बात ये कह रहा हूं कि देखिए, आपने जब पीएमसी बनाई है तो उसमें सूबों की रिप्रेजेंटेशन बहुत ही कम है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर जो कि ये एकेडमिक एक प्रोसेस है, उसमें वाइस चांसलर और दूसरे जो एकेडमिक के लोग हैं उनको शामिल ही नहीं किया गया है। मुझे नहीं समझ में आता है कि ये क्या प्रॉब्लम है, क्या जिद है। नहीं, किस तरफ को लेके किस तरफ को जा रहे हैं कैसे साहब? एक तो रिप्रेजेंटेशन की बात है। इस वक्त पाकिस्तान भर में हम कहते हैं कि 167 मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसमें से 102 में आप MBBS कर सकते हैं, 65 में ये डेंटिस्ट्री के स्कूल्स हैं। एक कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात करके उमर मैं आपके पास आऊंगी कि व्हाट इज द डिवाइड। क्या हम प्रो प्राइवेट एजुकेशन होना चाह रहे हैं? और इसका लिए फिर ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि व्हाट अबाउट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देन। कॉलर से बात करते हैं जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैडम, मैं ताहिर खान बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। मेरी बेटी ने एग्जाम दिया है PMC के लिए, और यहाँ जो इस साल बहुत सारे इनजस्टिस हुए हैं। आज क्योंकि मैं बैठा हुआ टीवी पे शो देख रहा था, आपका नंबर चल रहा था, तो मैंने कहा कि मैं जी सर, आपको बहुत शुक्रिया कॉल करने का। बताइए। फाइंडिंग बताऊं कि क्या है? जी सर, फरमाइएगा, आपकी आवाज आ रही है। जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप शेयर कीजिए। आपकी बेटी ने अपियर किया इस साल एग्जाम के लिए। मैं बात करता हूँ। मैडम, गुजारिश ये है कि कोविड की वजह से भी जो SSC का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर सारे तमाम स्टूडेंट्स को इन्होंने ऑनरेरी मार्क्स दे दिए,
और वो बच्चे जो हैं वो सारे के सारे वो जी सर, वो पास हो गए। आगे बताइए, हमारे पास वक्त कम है, प्लीज जरा जल्दी बात कीजिए। उन बच्चों को ऑलरेडी मार्क्स दे दिए गए, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए दिया था उनको भी 30 मार्क्स दे दिए गए। जो बच्चे 2019 के अंदर एग्जाम जिन्होंने दिया था उन बच्चों ने उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ पीएमसी का इम्तिहान देने का मौका मिला था। सही। अच्छा, तो अब उन बच्चों ने जो भी इम्तिहान दिया, कतई नजर इस बात के, इन्होंने आर्मी मेडिकल कॉलेज में एग्जाम लिया तो ये बच्चों को कार्बन कॉपी देते हैं। इसी तरह पाकिस्तान के सारे पीएमसी के थ्रू जो एग्जाम कंडक्ट हुए ये कार्बन कॉपी देते हैं। इन्होंने सबसे पहले तो यहाँ सजाद साहब बैठे हैं और शहजाद साहब बैठे हैं, इनसे पूछें कि क्या इन्होंने वो उस रूल को फॉलो किया, बच्चों को कार्बन कॉपी दी, इन्होंने अपनी मर्जी से रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया और जिसका नतीजा ये हुआ कि वहाँ पीएमसी के सामने मुजाहरे हुए, लाठीचार्ज हुआ। सही। जरा मेरी गुजारिश सुन लें। जी 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 सर, बात कीजिएगा। उन बच्चों को तो जिन्होंने एसएससी में ऑनरेरी मार्क्स दे दिए, हालांकि उन बच्चों का अगर आप एग्जाम कंडक्ट करवाते तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनके बहुत कम मार्क्स आते, लेकिन चले एक मुल्क के अंदर एक सूरत हाल थी, उन बच्चों को मार्क्स दिए गए जिन्होंने अप्लाई किया था इम्प्रूवमेंट के लिए, उन्हें 30-30 मार्क्स दे दिए गए। जिन बच्चों ने 2019 में एग्जाम दिया था उन्होंने कोविड में पीएमसी का इम्तिहान दिया, उन्हें क्या मिला, उन बच्चों को क्या मिला? बिल्कुल सही। जिन बच्चों ने भी तो एक पूरी क्लास है, यानी इस वक्त अगर आप एक पूरी जनरेशन ऑफ डॉक्टर्स की बात करें, स्टूडेंट्स की बात करें, वैसे ही जी हमारा अलमिया ये है कि गुज़िश्ता 10 सालों में पहले तो लोग जी जी इन्होंने करा किया, इन्होंने पीएमसी ने जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है थ्रू आउट द पाकिस्तान उन्हें फ्री हैंड दे दिया गया कि आप इंटरव्यू कर लें, जिस तरह के मर्जी मार्क्स आ जाए, जो मर्जी कर लें, क्योंकि उन्होंने। सर बहुत बहुत शुक्रिया। तो इट इज डिफीटिंग द वेरी पर्पस। हम बात यहाँ पे यही कर रहे हैं कि एक तो ये स्टैंडर्डाइज टेस्ट जब लेके आए, इसके करिकुलम को, इस पे कोई डिसीजन नहीं था कि इसको एक तरफ किया गया है, और दूसरी तरफ ये बात आपने जो उठाई है, यही डॉक्टर उमर भी पहले कह रहे थे कि अब एक एक मार्क को एडजस्ट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए ये फ्री हैंड है, ये सिर्फ और सिर्फ ये प्राइवेट कॉलेजेस के अपना तरीका है कि वो किस तरह इन स्टूडेंट्स को लेके चलते हैं। उमर, ये कितनी बड़ी ज्यादती है? बिल्कुल, इसमें देखें, इसका सोल्यूशन यही है कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लें। आप ये देखेंगे इन्होंने जो काउंसिल अनाउंस की उसमें कोई पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल के वाइस चांसलर मौजूद नहीं थे, जो स्टेक होल्डर्स थे उनका नुमाइंदा मौजूद नहीं था। अब एकदम आते हैं आपके एडवोकेट साहब हैं, अली रजा एडवोकेट साहब, वो वाइस प्रेसिडेंट है पीएमसी के, जो कि रेगुलेट कर रहे हैं हेल्थ अफेयर्स को, डॉक्टर्स को, मेडिकल एंट्री टेस्ट को। अब ये देखें कि उन्होंने किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया। आप कार्बन कॉपी क्यों नहीं दी आपने फिर जो वाइस चांसलर, जो कि एक यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर टेस्ट कंडक्ट कराते आ रहे हैं पंजाब में, केपीके में, सिंध में, बलूचिस्तान में, आपको उन्होंने ऑन बोर्ड नहीं लिया, आपने उनको बिठा के कंबाइन करिकुलम डिजाइन नहीं किया। अच्छा, इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है जिब्रान नासिर, ही इज अ लॉयर एंड अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। आपने देखा कि पेश थे इस मामले पे भी। जिब्रान, बहुत सारी रिजर्वेशंस के बावजूद ये एंट्री टेस्ट पीएमसी ने कंडक्ट किया और इस पे अब मजीद मुश्किलात ये आ रही हैं कि सीटें भी कम हो रही हैं। मामला किस तरफ को जा रहा है? व्हाट इज दिस पॉलिसी मेकिंग गोइंग टू गिव अस? पीएमसी की सारी कार्रवाई हमारे सामने है और ये सीटों का जो रिडक्शन होना है ये तो तसस्सुल की कड़ी है। अनफॉर्चुनेटली एक स्टूडेंट दुश्मन पॉलिसी, तलबा दुश्मन पॉलिसी जो है, आप ये कह सकते हैं दानिस्ता या गैर दानिस्ता, इस हुकूमत ने अपनाई है, जिसका सिलसिला शुरू हुआ था जब आपने HEC के 40% फंड जो हैं, तकरीबन उन्होंने मांगे थे 104 बिलियन, उनको दिए गए 64 बिलियन, वो 40 बिलियन के अलावा काम कर रहे थे, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट ये निकला कि पहले स्कॉलरशिप्स जो बच्चे हमारे चाइना में पढ़ रहे थे, आपको याद है 2019 में 500 बच्चा हमारा चाइना में फंस गया था, हुकूमत से कह रहा था कि हमारी स्कॉलरशिप बहाल करें ताकि खाने पीने के पैसे हुए, उनका वो हाल। उसके बाद फिर आपने देखा कि असातिज़ा को अब कहा जा रहा है कि आपकी पेंशन काटी जाएंगी, यानी कि आप एकेडेमिया की क्वालिटी गिरा रहे हैं, और जो एक मॉनेटरी इंसेंटिव होता है एकेडेमिया में जाने का, आप उसको भी खत्म कर रहे हैं। और फिर हम ये देख रहे हैं कि तलबा की जो फीसें हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की, वो कोर्ट के ऑर्डर्स के बावजूद भी बढ़ाई जा रही हैं। और फिर ये आपके गुस्सा निकाला और मजीद जा रहा है कि जो वैसे ही बहुत ही चंद सीटें होती थी, बलूचिस्तान की, आजाद जम्मू एंड कश्मीर की, गिलगित बल्तिस्तान की, और जो पहले इलाका फटा के इलाका था केपी का हिस्सा है, जहाँ वैसे ही बहुत टॉप के बच्चे लोकल इंस्टीट्यूट से नॉमिनेट होकर आते थे, आपने उनकी सीटें भी खत्म कर दी हैं। क्या आपने वहां पे अच्छे मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं? यही केपी जो है, यही फाटा जो है, ये खान साहब के पास है 8 साल से, क्या उन्होंने उनको वहां पे एडजस्ट करने के लिए मेडिकल कॉलेजेस बना दिए हैं? क्या बलूचिस्तान में उनके अलाइज हैं, उन्होंने कोई नए मेडिकल कॉलेजेस तामीर कर दिए हैं?
और मसले की जड़ यहाँ से आती है कि ये क्यों कर गुजरते हैं, ऐसी पॉलिसीज क्यों बना पाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के कोई प्लेटफॉर्म हमने नहीं बनाए। बड़ी सियासी पार्टियां यूथ विंग्स तो बना देती हैं, मगर वो प्रॉपर स्टूडेंट रिप्रेजेंटेशन के प्लेटफॉर्म्स नहीं है। जब तक स्टूडेंट यूनियंस बहाल नहीं होंगे, और अब देखिए कि तब जरा स्टूडेंट्स अपने हकूक की बात करते हैं, जमहूरियत की बात करते हैं, तो वो पार्टी वफाकी हुकूमत की जो अपने आप को नौजवानों की पार्टी कहती थी, जो नौजवानों को धरनों में लेके जाती थी, वो लाहौर और इस्लामाबाद में उनकी पुलिस डंडे पर सा रही है, तलबा को गिरफ्तार कर रही है। अच्छा, और इन सब के तनाजुर में मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना पड़ रहा है। जिब्रान, यहाँ पे ये कहना भी अहम है कि साल 2020 ने हमारे डॉक्टर्स, हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए बड़ा अहम तरीन साल रहा है। वी आर ऑलरेडी लूजिंग अ लॉट ऑफ देम टू द पेंडेमिक, और इसको देखते हुए आपने देखा कि यूएई जैसे मुल्क ने भी अपने कवानीन को बदला है। अब वो डॉक्टर्स को शहरियत देने को भी तैयार हैं, जो कि मिडिल ईस्ट में कभी पॉलिसी नहीं होती थी। वो अच्छे पैसे सैलरी देते थे, लेकिन कहते थे फिर आप अपने घर को जाइए। लेकिन अब एक सिवियर ब्रेन ड्रेन की आइंदा आने वाले सालों में सिचुएशन हो सकती है। सीटें आप मजीद कम कर रहे हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को आप गिरा रहे हैं। अगर लोगों ने डॉक्टर बनना है तो उसकी फीस बढ़ा रहे हैं। व्हाट इज दिस गोइंग टू डू फॉर द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान? एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील कम बैक एंड डिस्कस इट मोर। वेलकम बैक जी। बहुत सारे सवाल जिब्रान नासिर ने भी हमसे किए। एक कॉलर हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं, फिर इन तमाम सवालों को मैं शहजाद साहब के पास लेके जाना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं शाहरुख खान बात कर रहा हूँ, कुंबड़ी उमरकोट सिंध से। जी शाहरुख साहब, क्या कहेंगे? मेरे बेटे ने भी टेस्ट दिया। मेरे बेटे ने जो है वो सिंध के लेवल का जो टेस्ट होता है उसकी तैयारी की। ये पीएमसी का जो तरीका है कार और के जो है वो अपना है, और उसका आउट ऑफ सिलेबस है। 20 जो क्वेश्चन आए वो आउट ऑफ सिलेबस पे, और मेरा बच्चा इसमें रह गया इस बात पे। बहुत बहुत शुक्रिया शाहरुख साहब। आप ही नहीं, बहुत सारे पेरेंट्स की इस वक्त हमारे पास कॉल्स आ रही है, सैकड़ों की तादाद में ट्वीट्स, और स्टूडेंट्स हमसे इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर आप इस बार पीएमसी ने एक सिंगल एंट्री टेस्ट इस वक्त किया है, यानी अगर आपका बच्चा ख्वाहिशमंद है डॉक्टर बनने का, तो पहले वो एंट्री टेस्ट लेगा। इसके रिजल्ट्स की बेसिस पे या तो उसको गवर्नमेंट जो कॉलेज है उसमें सीट मिल जाएगी, नहीं है तो उसको प्राइवेटली करना पड़ेगा। 5 साल की ये पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद आपको अपने लाइसेंस के लिए, लाइसेंस टू प्रैक्टिस के लिए NLE भी देना पड़ेगा। अब ये इतनी सारी जो रुकावटें कह रहे हैं लोग, कईयों का मानना है कि ये स्टूडेंट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है, इससे तो आप मजीद नए डॉक्टर्स नहीं पैदा कर पाएंगे। हमारा जो बेसिक हेल्थ स्ट्रक्चर है, जो सीटें हैं, जो तमाम तरह प्लान है, ये उस वक्त भी यही था जब हमारी आबादी 6 करोड़ थी। आज पाकिस्तान की आबादी 22 करोड़ है, तब भी हम उसी सिस्टम को लेके चल रहे हैं। क्या कहेंगे शहजाद, क्या ये व्हाट इज द फॉरवर्ड अप्रोच इन दिस? इसमें विजन क्या नजर आ रहा है आपको? देखें, जब पहले हमारी गवर्नमेंट से पहले PMDC जो था, उसमें भी इसी तरह की बातें और इसी तरह के मसाइल थे। जब इन सारे जो तनकीदों को देख के PMC का जो है कॉन्स्टिट्यूट किया गया, PMC का कॉन्स्टिट्यूट किया गया, तो अब एक नई बॉडी है, उसको थोड़ा टाइम दें ताकि वो सारे अपने ये जो मामला हैं इसको देखें। एक चीज अगर आप कहते हैं कि जैसे मेरे भाई ने, जिब्रान ने कहा कि जो स्टूडेंट्स की जो है स्कॉलरशिप्स जो है उनको कम किया गया जो बैरूनी मुल्क हैं, तो यहाँ पे ये क्या ये मुझे बता सकते हैं कि जितने पाकिस्तान में आज तक स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी गई उसमें से कितने % वापस आए हैं पाकिस्तान में? तो मैं इनको अगर नहीं पता तो बता दूं, 95% जो स्टूडेंट हैं जो स्कॉलरशिप पे गए हैं, जो कि बॉन्ड भर के गए हैं यहाँ पे कि वो वापस आके जो है वो हुकूमत में काम करेंगे, वो तो वापस ही नहीं आए। तो आप किस तरह कह रहे हैं कि आप तो स्कॉलरशिप बढ़ा दें? तो इसी तरह आप बट दैट इज नो आर्ग्यूमेंट। इस तरह तो आप किसी भी कॉलेज, मैंने डाउ मेडिकल कॉलेज का वो देखा था, आप मेरिट की बुनियाद पे अगर बात करें, बच्चियां मेडिसिन करती हैं, MBBS करती हैं, उसके बाद वो प्रैक्टिस में नहीं आती। बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो हैं मेडिकल के, उनके बारे में ये कहा जा सकता है। कराची का एक बहुत मशहूर मेडिकल कॉलेज है कि 99% उसके ग्रेजुएट्स पाकिस्तान में इस वक्त प्रैक्टिस नहीं कर रहे। इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम ये सब बंद कर दें। देखें, प्राइवेट की बात है, उन्होंने अपने पैसे दिए हैं। जब गवर्नमेंट का पैसा जब लगेगा, अवाम के टैक्सों का पैसा होगा, तो फिर आपका ये हक है कि आपने उसको रोकना है जहां पे लीकेज हो रही है। तो यही मैं कह रहा हूं कि हर गुड थिंग के आप स्कॉलरशिप को लीकेज कह रहे हैं। अगर स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है वो लीकेज है। देखिए ना, अब स्कॉलरशिप पे एक बच्चा जा रहा है बाहर और वो पाकिस्तान में वापस नहीं आ रहा और वहां से स्किप हो गया। मैं आपको यकीन जाने, मैं आपको बता रहा हूं कि मैं यूरोप में हूं इस वक्त। यहाँ पे जो जितने भी बच्चे आए हैं जो जर्मनी में, जिनसे मैं मिला हूं जाके,
90% वो यहाँ से वो ये बातें कर रहे थे, हमने वापस ही नहीं जाना। तो मैं बड़ा हैरान और नहीं, तो उसके लिए आपने इंसेंटिव करना है ना। हमारे साथ देखें उमर यहाँ पे मौजूद है। उमर, ये सारी रुकावटें, ये हर्डल रेस को पास करके जब एक बच्चा डॉक्टर बन जाता है, उसके बाद उसके साथ क्या करते हैं? ये प्राइवेट यूनिवर्सिटीज उसको 5,000 रुपए की हाउस जॉब दे रही हैं। आपने ओवरऑल सिस्टम क्या देखा है पाकिस्तान में, जिसमें आप लोग भी एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं? देखें, असल बात यह है कि ब्रेन ड्रेन की वजह क्या है। आप इंसेंटिव्स नहीं देते, आप अकोमोडेट्स नहीं करते, आप वो फैसिलिटीज नहीं देते, जिसकी वजह से वो ब्रेन जो है वो ड्रेन हो जाता है। अगर पीएचडी करके स्टूडेंट्स आ रहा है तो आपके पास क्या प्लान है कि किस तरह उनको अकोमोडेट करें? कैसे साहब, यूर सीनियर डॉक्टर एंड प्रैक्टिशनर और आप पीएमए में भी हैं, मुझे बताइए कि इस वक्त जो सिचुएशन है इसका हल आप क्या देखते हैं? देखिए, वो बिल्कुल आसान सा हल है जी। ये अभी बात इन्होंने की कि पीएमडीसी जब मौजूद थी, देखें हम ये कह रहे थे कि इसका जो हल है वो पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ही नाम रहने दें, क्योंकि 50-60 सालों से दुनिया में पीएमडीसी के नाम से लोग जानते हैं कि पीएमडीसी का ग्रेजुएट है, पाकिस्तानी ग्रेजुएट है। अब पीएमसी आई है, अब दोबारा 50-60 साल लगेंगे इसको रिकग्निशन में, नंबर 1। नंबर 2 बात यह है कि पीएमडीसी के अंदर जो खराबियां हैं, हम पहले भी कहते थे कि बहुत सारी खराबियां हैं, उस खराबी को दूर करें। और खुदारा ये जो आपने सिस्टम अभी पीएमसी के अंदर जो बनाए हैं वो बहुत ही तबाहकुन है मेडिकल एजुकेशन के लिए और हमारे पेरेंट्स के लिए। जो वालिदैन हैं वो मैं समझता हूं आगे चल के गरीब तबका, मुतवस्सित तबका तो अब अपने बच्चों को डॉक्टर नहीं बना सकता। एक तो वो एंट्री टेस्ट है, इसका मतलब है कि एफएससी को आपने बिल्कुल छोड़ दिया है कि एफएससी बिल्कुल बेकार है। फिर आपने अब एग्जिट टेस्ट और एनएलई लेना शुरू किया है कि उसके बगैर आप लाइसेंस नहीं देंगे अगर वो एमबीबीएस भी कर ले। इसका मतलब है कि पाकिस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं आपने उसको, उसकी क्रेडिबिलिटी को खत्म कर दिया कि जी वो इस काबिल नहीं। साहब, ये बहुत ही अहम इशू है, आपने बिल्कुल सही इसको हाईलाइट किया है कि ये तबाहकुन पॉलिसीज हैं एंट्री से लेके एग्जिट तक। आई एम सो सॉरी उमर, हमारे पास वक्त नहीं है, लेकिन तमाम पैनलिस्ट का यहाँ होने का बहुत शुक्रिया। आई विल नॉट लेट दिस इशू गो। हम इसको दोबारा भी उठाएंगे, इस पर मजीद भी बात करेंगे, बिकॉज दिस इज अबाउट द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।